बच्चों के बचाने के लिए काम करते हैं डॉक्टर कफील खान, वो हमारे देश में आज की तारीख में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है उनको सरकार। और उससे पहले इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इनके गुंडों ने एक नेपाली मूल के नागरिक को नंगा किया, उसके सर पर जय श्री राम लिखवाया। ईमानदारी के साथ में अगर सुनवाई होती है और उसकी पैरवी होती है तो योगी आदित्यनाथ सजाए मौत के हकदार हैं। तो दूसरी बात, तड़ी पार रह चुके गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो व्यक्ति है उस पर दर्ज जो मामले हैं आपराधिक, उनमें सजाए मौत का भी गुंजाइश है। अदालत में बैठे जजों की नीयत पर भी मुझे शक और शंका हो रही है। जिसका 56 इंच का सीना नकली, जिसकी डिग्री नकली, जिसकी राष्ट्रीयता नकली, जिसका मैं कहता हूं अखंड भारत की बात नकली, जिसकी देशभक्ति नकली, क्योंकि चीन के साथ खड़ा है। डॉक्टर कफील खान देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। डॉक्टर कफील खान अगर बाहर आएगा, बच्चों का विशेषज्ञ है, बच्चों के उपचार के विषय में अगर आपको जानकारी हो, पीछे उत्तर प्रदेश की सरकार ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी हुई थी और उस कमी की आपूर्ति के लिए निजी तौर पर डॉक्टर कफील खान ने प्रयास किया। वहाँ 33 बच्चों की जान चली गई थी और निजी प्रयास करके और बच्चे जिनकी जान जा सकती है उनकी जान बचाई, ये अपराध किया। आपको मालूम है कि ये मीडिया में बात उजागर हुई थी और प्रतिष्ठा का सवाल बनाया योगी आदित्यनाथ ने, और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तुम्हारे को, और फिर फर्जी मुकदमे में उन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर की चोरी के मामले में जेल में डाला गया। 7 महीने जेल में रहे निर्दोष कफील खान और उसके बाद बाइज्जत बरी हुई। एक बड़ी कमेटी बनाई योगी आदित्यनाथ ने, उस कमेटी ने उन्हें कहा कि ये बाइज्जत बरी करती जाती। दूसरी बात, 2019 में आपको मालूम हो चमकी बुखार जो आया था, जेल से रिहाई के बाद डॉक्टर कफील खान ने गजेंद्र जी स्वयं बिहार पहुंच करके, जहां 155 बच्चों की तब जान चली गई थी, चमकी बुखार से बच्चों को बचाने का काम किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो देश में बाल विशेषज्ञ हैं, बच्चों के बचाने के लिए काम करते हैं डॉक्टर कफील खान, वो हमारे देश में आज की तारीख में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है उनको सरकार की तरफ से। जो आज हमारे देश में बाबा साहिब की अध्यक्षता में बने संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता की हत्या की जा रही है, जो विभाजनकारी कानून बनाया गया, उसको बचाने की आवाज़ उठाने के लिए हमारे देश की 137 करोड़ आबादी, 135 करोड़ से ज़्यादा आबादी है आज की तारीख में, उसकी नागरिकता को छीनने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले डॉक्टर कफील खान जेल में है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि इस समय देश का गद्दार और चीन का वफादार 25 दिसंबर को हमारे देश को बताए बगैर चुपके से पाकिस्तान गया, और पाकिस्तान जब गया तो पाकिस्तान से वही मसूद अजहर के आतंकवादियों ने दिसंबर में ही 2015 में हमारे देश में घुसपैठ शुरू कर दी और 2 जनवरी को पठानकोट पर हमारे एयरबेस पर हमला किया, जहां हमारे 7 जवान शहीद हुए। क्यों गए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या आप लोग जान सकते हैं? कोई पूछ सकता है? ये देश के साथ में गद्दारी है कि वफादारी? तुम चुपके से पाकिस्तान गए और उसके बाद पाकिस्तान से उसी आतंकवादी के गिरोह ने, जिसको तुम्हारी सरकारों ने कंधार से पाकिस्तान पहुंचाया था, उसने हमला किया। फिर पठानकोट के बाद उरी पर हमला होता है सितंबर में, और वहां भी हमारे जवानों की शहादत होती है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, उसमें भी वही अजहर मसूद, और पुलवामा में फिर हमला होता है 14 फरवरी 2019 को 40 जवान मारे जाते हैं, उसमें भी उसी आतंकवादी के लोग शामिल होते हैं। तो सर क्या लग रहा है डॉक्टर कफील खान को जमानत मिल पाएगी? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये बड़ी कहानी मैंने इसलिए बताई, जो बिल्कुल गजेंद्र पूछ रहे हैं और आप लोगों को भी लग रहा होगा कि डॉक्टर कफील खान हमारे देश के बच्चों के जीवन को बचाने के लिए, हमारे देश के संविधान की आत्मा को बचाने के लिए, हमारे देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ने वाला शख्स है।
इसलिए उसको आज 12वीं तारीख सुनवाई के लिए आने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट में, मैं देश में इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठे जजों से भी आग्रह करता हूं, मत घबराओ। जिन्होंने हमारे देश के ईमानदार जज जस्टिस लोया को निपटाया है, जिन्होंने हमारे देश के ईमानदार आईपीएस संजीव भट्ट को फंसाया है, और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बैठे तब के मुख्य न्यायाधीश अरुण गोगोई को बलात्कार के मामले में लपेटवाया है, आज वो वहां सुनीता यादव गुजरात में उसे धमका रहे, वो बहादुर लड़की डटी हुई है। मैं जजों से आग्रह करना चाहता हूं, उससे प्रेरणा लो, उस बहादुर बालिका से जो डटी हुई है और डट करके हमारे देश के अंदर बहादुरी के साथ लड़ रही है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर आपको मालूम होगा कि एक आईपीएस हैं मणिपुर में, और मणिपुर की जो आईपीएस हैं उन्होंने एक ड्रग्स माफिया को गिरफ्तार किया, और वहां बीरेन सिंह है मुख्यमंत्री, और जो पकड़ा गया ड्रग्स माफिया है वह भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो एक तरफ ये ड्रग्स का सप्लाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत की जमीन को चीन की बता रहे हैं, तीसरी तरफ पाकिस्तान में जिन आतंकवादियों को भेजा उनके साथ शौर्य डोभाल के पार्टनर के माध्यम से डील करके समय समय पर भारत में आतंकी हमले कराए जा रहे हैं, और हमारे देश में डॉक्टर कफील खान जैसे निर्दोष लोग झूठे मामलों में फंसाए जा रहे हैं। मैं जजों से आग्रह करना चाहता हूं कि वो बहादुर आईपीएस जो मणिपुर में पूरी सरकार के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ लड़ रही है, वो सुनीता यादव जो लड़ रही है गुजरात की व्यवस्था के खिलाफ, और डॉक्टर कफील खान जो लड़ रहे हैं मथुरा जेल में, इनसे सबक लो। और मैं गुजारिश करता हूं आप सबों से कि अब की जो सुनवाई है हमारे देश के संविधान की, हमारे देश के अदालत की मर्यादा और उस खास करके जजों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए निर्दोष डॉक्टर कफील खान को आप सब रिहा करेंगे, ये उम्मीद मैं, ये आग्रह मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों से करना चाहता हूं। और किस तरीके का अपराध मुक्त की बात करते हैं, जिस योगी आदित्यनाथ के राज में जेल में भेजा गया है, योगी आदित्यनाथ पर दंगे फैलाना, कब्रिस्तान पे कब्जा करना, जान से मारने की धमकी देना, जान से मारने का प्रयास करना, और मैं कह रहा हूं कि 5 बड़े मामले हैं गजेंद्र जी, जिनमें अगर ईमानदारी के साथ में अगर सुनवाई होती है और उसकी पैरवी होती है तो योगी आदित्यनाथ सजाए मौत के हकदार हैं। तो दूसरी बात, तड़ी पार रह चुके गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो व्यक्ति है, उस पर दर्ज जो मामले हैं आपराधिक, उनमें सजाए मौत का भी गुंजाइश है। ऐसे व्यक्ति के राज में बच्चों को बचाने वाले और बच्चों का उपचार करने वाले, बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने संविधान के लिए संघर्ष में शामिल रहने वाले डॉक्टर कफील खान के साथ आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, आप सबों से मेरा आग्रह है, आप बताइए कि देश के कौन वफादार हैं और देश के कौन गद्दार हैं। क्या बच्चों के उपचार करने वाला डॉक्टर देश के लिए खतरनाक हो सकता है, और तड़ी पार रह चुका शख्स प्रधान गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठ करके देश के लिए क्या लाभदायक हो सकता है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। और ये भी आपको सोचना पड़ेगा, मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ कि 8 दिसंबर 1989 को भी 5 आतंकवादियों को रूबिया अपहरण कांड के समय कश्मीर से छोड़ा गया था। तब भी गठबंधन में भाजपा की सरकार थी, और तब तक कश्मीर में आतंकवादियों का इतना बोलबाला नहीं था। जो लोग कश्मीर का बड़ा हवा बढ़ाते हैं, मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, प्रमाणिक तौर पर अगर ईमानदारी के साथ जांच होगी तो हमारे देश में संघ परिवार को पोषने वाले, पाकिस्तान में भेजे गए आतंकियों को पोषने वाले, पाकिस्तान में जो आतंकी छुड़वा करके भिजवाए गए इनको भिजवाने वाले, इस पूरे षड्यंत्र का हमको लगता है कि इनके टुकड़े एक ही जगह से रेगुलेट होते हैं। ये बात भी आपको सोचनी और समझनी चाहिए। धन्यवाद। सर, एक सवाल उनकी वाइफ ने उठाया है कि उनको जमानत मिल जाती डॉक्टर कफील खान को, लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो नहीं चाहते कि ये बाहर आए। सर नहीं, मैं वो जो आपने कहा, अभी क्या है कि आप सब लोगों से मैं आग्रह करता हूं, चमकी बुखार कोई 2019 में नहीं आया था या 2020 में नहीं शुरू हुआ है, ये निरंतर आता रहा है। और डॉक्टर कफील खान इस समय अगर जेल से बाहर होते तो मेरी उनके साथ बात हुई थी, और डॉक्टर कफील खान इस समय अपनी बहुत बड़ी टीम को लेकर देश और दुनिया के मित्रों की मदद से
वो बिहार में चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों का उपचार करने के जाने की तैयारी कर रहे थे। और अगर डॉक्टर कफील खान वहाँ पहुँचते बच्चों के बीच में, और बिहार में चुनाव है, डॉक्टर कफील खान इलाज करने जाते, तो नीतीश सरकार की पोल पट्टी खुलती कि नहीं खुलती। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं जो आपका सवाल है। अभी कुवैत ने फैसला कर दिया, कुवैत में 15% से ज़्यादा भारतीय नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको समझ आ गया कि भारत में ऐसे गद्दार भी रहते हैं जो अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। और उसकी परिणति यह होने वाली है, 8 लाख भारतीय जो कमाई करके कुवैत से भारत भेज रहे थे, उनको कुवैत वापस भेजने वाला है। मैं आपके माध्यम से एक बात और, जो आपने सवाल किया, न केवल डॉक्टर कफील खान को जेल में, अभी आपको मालूम है कि नेपाली मूल का एक नागरिक, उसको इनके आतंकवादियों ने गंजा किया। बनारस में प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रधानमंत्री जाने वाले राम मंदिर के निर्माण के शिलान्यास की पूजा के लिए, और उससे पहले इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इनके गुंडों ने एक नेपाली मूल के नागरिक को नंगा किया, उसके सर पर जय श्री राम लिखवाया। और उसे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तालिबानी, ये आतंकवादियों का अगर ये दस्तूर नहीं है तो ये और कौन सा तरीका है। तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि जय श्री राम के नाम पर आतंकवाद फैलाने वाले, मुसलमान बोल करके डॉक्टर कफील को सताने वाले, और तड़ी पार रह चुके शख्स से लेकर बंजारा, इन सब लोगों को न्यायप्रिय तरीके से काम करने वाले संजीव भट्ट को फंसाने वाले, और तड़ी पार को सजा सुना सकते थे जस्टिस लोया को निपटाने वाले, आज सुनीता यादव से लेकर सबको प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं। आप सब लोगों से मेरा गुजारिश और आग्रह है, ये सच्चाई जो मैंने आपके सामने रखी है, इसको आप दूर दूर तक पहुंचाने का प्रयास करें। सवाल उठता है कि कोई भी बड़ा वकील डॉक्टर कफील खान के साथ खड़ा नहीं हो रहा, ना कोई केस ले रहा सर। नहीं, ये जो सवाल है गजेंद्र जी आपका, मैं उस परिवार के साथ में जुड़ा हुआ, मेरा संवाद रहता है। ऐसा बिल्कुल आप ये जो अफवाहें उड़ रही हैं, कुछ लोग बड़ी बड़ी चर्चाएं कर रहे हैं, हम गंभीरता के साथ बात करते हैं। मैंने एक सवाल किया था, उस परिवार ने कहा कि हमारे पास मौजूद वकील हैं और काबिल वकील हैं, ऐसा कोई मामला बिल्कुल नहीं है। ये मामला ये नहीं है, आप 12वीं तारीख पढ़ी है, पिछली 11 तारीखों पर मैं आप सब लोगों से कहना चाह रहा हूं, जो डॉक्टर कफील की पैरवी करने वाले वकील हैं, जो उन्हें कमतर आंक रहे हैं, उन सबों से मैं बताना चाहता हूं, अदालत में बैठे जजों की नीयत पर भी मुझे शक और शंका हो रही है। आप वकील की काबिलियत पर सवाल मत खड़े कीजिए। डॉक्टर कफील निर्दोष है, कोई मुकदमा नहीं है। डॉक्टर कफील पर मुकदमा बना था भड़काऊ भाषण देने का, और भड़काऊ भाषण देने के मामले में डॉक्टर कफील को सीजेएम की अदालत से जमानत मिल चुकी थी। जमानत पर रिहा नहीं किया गया, 3 दिन उन्हें जेल के अंदर रखा गया, और 3 दिन बाद उनके ऊपर फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का कानून लगाया गया। हम हैरान हैं। मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को पैरवी अगर ईमानदारी से अगर हो पूरे मामलों की, उसको सजाए मौत हो सकती है। ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है, जो फेक इनकाउंटर कराने का एक्सपर्ट रहा, वो गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठा रहा, इस मामले में जेल में रहा, वो गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। जिस व्यक्ति ने, जिसका 56 इंच का सीना नकली, जिसकी डिग्री नकली, जिसकी राष्ट्रीयता नकली, जिसका मैं कहता हूं अखंड भारत की बात नकली, जिसकी देशभक्ति नकली, क्योंकि चीन के साथ खड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, डॉक्टर कफील खान तो चलते फिरते हैं, हमारे देश के सरदार पटेल, देश के आज़ादी के नायक, जिन्होंने सबसे पहले चीन को गद्दार बताया था और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। ये संघ परिवार की सरकार ने उनके मृत्यु के कई दशक बाद उनको एक बड़ी सजा दी। गजेंद्र जी, चीन से मंगवाया, उनका पुतला मंगाकर खड़ा कर दिया, कहते हैं सबसे बड़ा पुतला, लेकिन मेड इन चाइना है। आपको मैं बताना चाहता हूं, डॉक्टर कफील खान तो छोड़ दीजिए, जिन्होंने सरदार पटेल को चीन से पुतला मंगाकर सजा देकर खड़ा कर दिया। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं अदालत में बैठे जजों से भी आग्रह करना चाहता हूं, जितना आप लेट लतीफ करेंगे, जग हंसाई होगी आपकी, लेकिन मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, डॉक्टर कफील खान निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे। जितना मर्जी आप सब लोग प्रयास कर दो, लेकिन संघ के परिवार के लोग बेनकाब हो चुके हैं। चाहे वो चीन से सरदार पटेल की मूर्ति मंगाने का मामला हो, चाहे वो डॉक्टर कफील खान को फंसाने का मामला हो, चाहे जस्टिस लोया को निपटाने का मामला हो, संजीव भट्ट को फंसाने का मामला हो,
और अभी ड्रग्स माफिया को वीरेंद्र सिंह मणिपुर के इनके मुख्यमंत्री के द्वारा बचाने का जो प्रयास किया जा रहा हो, इन सबों के लेकर के, और जहां हमारे जवानों ने शहादत दी उस जमीन को चीन की बताने वाला, ये सब बेनकाब हो चुके हैं। आखिरी बात मैं आप सब लोगों से करना चाहता हूं, आप सब लोग इस वीडियो को इतना आगे पहुंचाएं और बताएं नरेंद्र मोदी, जब तक नरेंद्र मोदी ये नहीं बोलता है कि जिस जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है तब तक, और वो जमीन भारत की है, तब तक आप इसको निरंतर चलाते रहो। और मैं दूसरा सवाल करना चाहता हूं, राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री पुलिस लेकर पहुंचा था तबलीगी जमात के मरकज में। आज दिल्ली के अंदर की पोजीशन आपकी क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। 14 जुलाई को बिहार में भाजपा के मरकज में 75 चलते फिरते कोरोना बम पाए गए, पकड़े गए। और क्या हुआ, जैसे टीवी अखबारों में चर्चा हुई, गुना में दलित परिवार उसको पीट पीट करके बेरहमी से मार डाला। अब मैं आपको बताना चाहता हूं क्रोनोलॉजी क्या थी गजेंद्र जी। जैसे इनके 75 कोरोना बम पकड़े गए बिहार के भाजपा मुख्यालय में, भाजपा के मरकज में, इनको लगा कि कैसे करेंगे, इनकी क्रोनोलॉजी थी, उसको बदलने के लिए आप सब लोग उस वीडियो को देखिए। वो अहरवार का परिवार, अगर उतनी सारी पुलिस फोर्स उसको ऐसे उंगलियों से पकड़ती, वो बेचारा हिल नहीं सकता था। कितनी बेरहमी से पशु की तरह पीटा गया, ताकि पूरा हेडलाइन मीडिया का बदला जाए। और हेडलाइन बदली करने के लिए मैं आपको एक बात और बता दूं, ये न केवल चीन से मंगवाए गए एलईडी पर वर्चुअल रैली कर रहे हैं, बिहार में भाजपा कोरोना भी फैला रही है। ये बात भी आपको मैं बताना चाहता हूं। 75 तो पकड़े गए, आप पूरी जांच करो, जितने भाजपाई हैं इनमें 80% लोग कोरोना फैला रहे हैं, कोरोना जिहाद कर रहे हैं, कोरोना बांट रहे हैं। बिहार के लोगों को इनसे अलर्ट रहने की भी जरूरत है, और देश को भी।